हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। क्योंकि अब जो है जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियो बनाने की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ाऊँ और थोड़ा जल्दी जल्दी मैं वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे बेनिफिट ले सको। तो गाइस, जहाँ तक हमारा बायोलॉजी का हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, तो हमारे चैप्टर 3 तक का वीडियो हमारा आ चुका है। चैप्टर 3 का वीडियो आ चुका है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। शायद नहीं देखा तो आप जाके जो फिर चेकआउट कर लेना, मैं जो है कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। अच्छा, अब जो आज इस वाली वीडियो में जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो तो आप टाइटल देखकर ही समझ होंगे, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अच्छा, अब देखो ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पहले मैं एक बात बता दूं कि ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर 12th, है ना। इसमें बेसिकली बस आपको थोड़ा सा जो है याद करने वाली ही चीज़ है, और इसमें कुछ इतना कुछ खास है नहीं डिफ़िकल्ट। लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ कि ये जैसे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन वैसे तो ये अलग चैप्टर है, लेकिन काफ़ी कुछ इसमें ओवरलैपिंग है। मतलब ये कि जो नॉलेज आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से ली है, और वो ही आपको अप्लाई करनी होगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। क्योंकि इसमें बेसिकली हम यही बात करते हैं, ये एनसीईआरटी यही बात करती है कि जो है आप किस तरीके से रिप्रोडक्टिवली सेफ रह सकते हो। फिर आगे हम चैप्टर में कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यू कैन यूज़, है ना। और बेसिकली आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी इस तरीके की जो बिल्कुल डेली लाइफ चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, है ना। तो इसमें आर्टिकल्स हमारे 4.1 से लेकर 4.5 तक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वो इंट्रो पार्ट पढ़ लेंगे एनसीईआरटी का। अच्छा, फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, you have learned about human reproductive system and its functions in chapter 3. Now let us discuss a closely related topic, reproductive health. The term simply refers to healthy reproductive organ with normal functions. तो अगर हम बहुत लेमन टर्म्स में बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब यही है कि एक आपकी हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ जाए, जिसमें आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो भी हेल्दी रहें और नॉर्मली फंक्शन करें। ठीक है, ये बहुत लेमन टर्म्स में हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन होगी। अच्छा, however it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. अब इसमें जो मतलब ये बात थोड़ी समझने की है कि इसमें जैसे रिप्रोडक्शन होता है, बहुत सारे रिप्रोडक्शन को एक फिजिकल प्रोसेस समझते हैं कि ये रिप्रोडक्शन है आपका, जो उनको जो आपको पता है इंसेमिनेशन फर्टिलाइजेशन, उनके लिए रिप्रोडक्शन यही है। लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे एक ऐसे रिप्रोडक्शन का एक सोशल आपका कंपोनेंट होता है और एक इमोशनल कंपोनेंट भी रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से लिंक्ड है कि जो हमारे हार्मोन होते हैं वो बहुत इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। तो वो चीज़ भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में तो बहुत ही बायोलॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, इसमें आपकी सोशल चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगी, जैसे सोशल टैबू, स्टिग्मा, इस टाइप की। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction. Total well-being in all aspects of reproduction. What are the different aspects of reproduction? Physical, emotional, behavioral and social, and not just physical. Physical, emotional, behavioral and social. तो ये आप एग्जाम में भी लिख देना, रिप्रोडक्शन ओके आपको नॉर्मल फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. The physical, emotional, social and behavioral aspects are included in the term reproductive health. अच्छा, therefore a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy. तो देखो रिप्रोडक्टिवली मतलब जो भी जिनकी भी, अब देखो ये डेफिनेशन हम बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है कि जो भी लोग जो है जो सारे एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन को फुलफिल करते हैं वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो कुछ समझने की बात नहीं है। यहाँ पे ओवर एग्जैजरेट किया हुआ है उन्होंने एनसीईआरटी में। अच्छा, तो अब हम यही देखेंगे कि किन किन तरीक़ों से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो अभी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं होते
लेकिन हम इस अजम्पशन में होते हैं कि हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं, लेकिन जब हम डीपली एनालाइज करें तो हमें दिखता है कि हम कुछ पर्टिकुलर रीजंस की वजह से नहीं है। तो ये भी केस रहता है। तो अभी तो खैर हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ये था, मतलब इसमें बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट में बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन ही थी। अब जो हम अपना फर्स्ट आर्टिकल शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर का, आर्टिकल 4.1 जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज, है ना। तो वो अब हम पार्ट अपना देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन चैप्टर को। रीड करना जो है अब हम स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। India was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. मतलब इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज अ सोशल गोल कंसिडर किया, ठीक है। These programs called the family planning were initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decades. तो ये जो फैमिली प्लानिंग के जो प्रोग्राम्स थे ये 1951 में स्टार्ट हुए, ठीक है। 1951 में इंडिया स्टार्ट हुए और फिर धीरे धीरे उनका असेसमेंट होता गया और उनका अलग अलग तरीक़ों से उनका इम्प्रूवमेंट हो गया। जहाँ पे भी कमियाँ थी उन कमियों को पूरा किया गया और उनका इम्प्रूवमेंट होता गया। अच्छा, इम्प्रूव प्रोग्राम्स covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care RCH programs. RCH programs are the Reproductive and Child Health Care programs. अगर आप देखोगे अब जो काफ़ी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी अगर आप देखोगे तो ये RCH सेक्शन उनका अलग होने लगा है आजकल, जो कि पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं होता था। तो अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, न्यूबॉर्न बेबी की हेल्थ को लेकर के, है ना। तो वही चीज़ है कि ये जो आपके RCH प्रोग्राम्स हैं इनको भी इम्प्रूव किया जा रहा है और इनकी वीकनेसेस को एनालाइज किया जा रहा है। 1951 में जो चाइल्ड हेल्थ केयर और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए प्रोग्राम्स थे वो बहुत ही इनिशियल स्टेज में थे ना, वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड या मतलब कहते हैं ना बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में थे, उनका डेवलपमेंट भी उतना नहीं था। लेकिन आज जो RCH फैसिलिटीज़ हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं वो अप टू द मार्क तो अभी भी नहीं है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा रहता है, लेकिन वो फिर भी दे आर मच बेटर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी बैक देन इन 1951 और द 1950s और 60s. Okay, so creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs. तो इसमें जो सबसे की कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है अवेयरनेस क्रिएट करना। अवेयरनेस इसलिए क्योंकि देखो जब आपको अवेयरनेस होगी तभी किसी भी चीज़ का बेटरमेंट होगा, ठीक है। जब तक आप अवेयर ही नहीं हो तब तक आप उस चीज़ को एनालाइज भी नहीं करोगे, उसको बेटरमेंट की तरफ आप जाओगे ही नहीं। So the same goes for the reproductive and child health care policies which were into existence in the country of India, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। With the help of audio visual and the print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among people about reproduction related aspects. इसमें जो सबसे बड़ा रोल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए दिया जाना चाहिए तो हमारे ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया को दिया जाना चाहिए, स्पेशली द ऑडियो विजुअल मीडिया इन टुडेज वर्ल्ड। क्योंकि अगर आप देखो तो जैसे पहले क्या होता था कि इन चीज़ों के बारे में टैबू बहुत होता था, लोग इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। ये चीज़ें कभी जो है दीज थिंग्स वर नेवर बॉट ऑन द टेबल, ठीक है, टैबू की वजह से, सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से। लेकिन आज अगर आप देखो तो काफ़ी ओपनली हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं और अवेयरनेस भी जनरेट हो रही है। अवेयरनेस जनरेट किन वजहों से हो रही है? ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया। ऑडियो विजुअल में आपके जितने भी आपका टेलीविज़न, रेडियो, है ना, ये सब आपका ऑडियो विजुअल हो गया। इवन जैसे आप ये यूट्यूब वीडियोज़ देखते हो, ये भी ऑडियो विजुअल मीडिया का ही फॉर्म है। अच्छा, और आपका प्रिंट मीडिया में क्या आ जाएगा? प्रिंट मीडिया में आपके न्यूज़पेपर्स आ जाएंगे, जर्नल्स पब्लिश होते हैं, मैगजीन्स, आर्टिकल्स वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें आपका उसमें है, बुक्स हो गई, है ना, ये सब आपका प्रिंट मीडिया है। तो इनके थ्रू जो है आपकी अवेयरनेस जनरेट करवाएगी। अब बाहर की बात है, आज की डेट में लोग ऑडियो विजुअल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर प्रिंट मीडिया।
है ना। तो ये एक आपका बहुत बड़ा मेजर रीज़न है। अच्छा भाई, सेकेंड रीज़न है आपका पेरेंट्स एंड अदर क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिसमिनेशन ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन। अगर आप आजकल देखो तो आप आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं दैट सेक्स एजुकेशन शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स ऑफ मिडिल स्कूल। कि उन्हें अब जैसे पहले सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में नहीं दी जाती थी, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फिडरेट हैं और वो उस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेते हैं और अपने बच्चों को सेक्सुअली एजुकेट करते हैं। ठीक है, तो इनका भी एक बड़ा रोल है जो पहले नहीं होता था। अच्छा, introduction of sex education in schools should be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects. अब वैसी बात है, जब पुराने ज़मानों में आपको सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती थी तो बच्चे क्या करते थे, बहुत सारे मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शंस वो कैरी करते थे अबाउट दिस सेक्स रिलेटेड प्रोसेस। उनको जो पूरा प्रोसीजर है, जो पूरे उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, प्री इवेंट्स हैं, है ना, आफ्टर इवेंट है, कुछ उन्हें क्लियर होता ही नहीं था क्योंकि उनको सेक्सुअली एजुकेट किया ही नहीं जाता था, है ना। तो ये बात थी। अच्छा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, adolescents and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. Educating people, especially fertile couples, would be very helpful. तो अब इसमें ये था कि अभी हमने सेक्स एजुकेशन की बात करी, ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया की बात करी। जैसे ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, आज की जो जनरेशन है, जो जेन वी है, वो बहुत ज़्यादा अवेयर है, उसको सब पता है कि एड्स हो गए, ये सब आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं और वी शुड अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है। लेकिन ये चीज़ जो आपकी जो पेरेंट्स वाली जनरेशन है, उनको ये चीज़ उस टाइम पे नहीं पता होगी, है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, एजुकेटिंग पीपल, स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, care of pregnant mother, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and female child, would address the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size। अब यहाँ पे desired size बहुत important है क्योंकि जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये पूरा फैमिली कंट्रोल पे। आपने एक बात देखी होगी कि पुराने ज़माने में जो लोग होते थे, उनके जो ऑफस्प्रिंग होते थे, जो उनके बच्चे होते थे, वो ज़्यादा होते थे, है ना। 3, 4, 5 बच्चे उससे भी ज़्यादा होते थे। लेकिन आज की जनरेशन में आप देखो तो मैक्सिमम 2 या 1 बच्चे मेजर फैमिलीज में यही हो रहा है। तो उसका जो रीज़न है वो यही है कि पहले आपका जो फैमिली प्लानिंग मेजर आजकल लोग ले रहे हैं वो पहले लोग नहीं लेते थे। ठीक है, तो इस वजह से आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा होती थी एंड एज अ रिजल्ट आपका जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है वो भी ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके आपके सोशल इफेक्ट्स भी हैं, इकोनॉमिकल इफेक्ट्स भी हैं कि जब ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो आपका जो है, एक तो आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है और दूसरी बात ये कि आपका जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं फैमिली के पास वो भी काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो जितने भी आपके टोटल बच्चे हैं उसमें आपके सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं। तो इसलिए हर एक बच्चे को उतनी केयर भी नहीं मिल पाती। अच्छा, आजकल लोग अवेयर हैं बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में, इस वजह से वो अपनी फैमिली को अकॉर्डिंगली प्लान कर ले रहे हैं और अब इस चैप्टर में आगे भी हम कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स पढ़ने वाले हैं। अच्छा, पोस्ट नेटल केयर की डिलीवरी के बाद की जो केयर होती है, प्रेग्नेंट जो मदर जिसने जो है बर्थ दी होती है बच्चे को, तो उसकी जो केयर होती है पोस्ट नेटल केयर, है ना, तो वो भी अब जो पहले नहीं होती थी अब होती है। तो यही सब चेंजेस हैं। मैरिजेबल एज ग्रुप में जो लोग हैं उनको आप इन बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में बताओ, है ना, तो वो इस बारे में अवेयर होंगे अगर वो पहले से नहीं है तो। ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, ब्रेस्ट फीडिंग को लेके अब जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि कोलेस्ट्रम जो होता है वो फ्लूइड बहुत ज़्यादा रिच होता है और कोलेस्ट्रम फ्लूइड बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल भी होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पहले नहीं थी जो अब है ना। Awareness of problem due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex-related crimes, etc., need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society.
अब देखो आपके यहाँ पे आपको सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स है ना, और अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन की बात की गई है। अब जैसे पहले आपकी अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ होती थी क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते थे। ये जो आपकी सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं इनको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए, है ना। और ये इन पे जैसे जैसे अवेयरनेस रेव हो रही है तो ये भी अब पहले से कम हो रहा है। अब जैसे आपका फीमेल फीटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड पहले बहुत ज़्यादा होता वो अब भी है, दो इट इज़ बैंड इन आवर कंट्री, लेकिन अब भी वो होता है, लेकिन जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गए, नंबर्स हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड मटीरियल सपोर्ट। अब स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ में क्या आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, किस चीज़ का? हॉस्पिटल्स का, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, क्योंकि जो आपके जो मतलब जो पर्टिकुलर स्ट्रेटा है सोसाइटी का जो उतना मतलब इतना ज़्यादा अर्न नहीं करता, वो ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, है ना। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जैसे जो डॉक्टर वो लोग अपॉइंट कर रहे हैं वो आपके वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होने चाहिए, है ना। और दे शुड द पुअर पीपल शुड ऑल्सो गेट मटीरियल सपोर्ट, क्योंकि जैसे वो उतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई बड़ी सर्जरी होनी है या उनका कोई भी कुछ महंगा ट्रीटमेंट होना है तो दे शुड बी गिवन सम कंसेशन। These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STD, abortion, contraception, menstrual problems, infertility, etc. तो इन सब चीज़ों को जो है अब जैसे 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 हमारा टाइम बढ़ रहा है तो हम कंसिडर कर रहे हैं, जो पहले नहीं कंसिडर की जाती थी। अच्छा, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखेंगे जिसका नाम है एमनियोफेंटेसिस। तो ये एमनियोफेंटेसिस जो है ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑलमोस्ट हर साल आपके बोर्ड एग्जाम और नीट वगैरह में भी पूछा जाता है। तो अब हम इस प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस एमनियोफेंटेसिस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एमनियोफेंटेसिस बेसिकली एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम एमनियोटिक फ्लूइड को फीटस के एनालाइज करते हैं। तो वैसे तो देखो ये एमनियोफेंटेसिस जो होता है ये आपके इस चीज़ को देखने के लिए किया जाता है कि जो आपका फीटस डेवलप हो रहा है उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम वगैरह या कोई इस तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, इसलिए उसे किया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में अक्सर आप ऐसा देखा जाता था कि एमनियोफेंटेसिस को लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ करते थे, क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये उस पर ये बता सकते हैं उस टाइम के जो है व्हाट इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी, व्हाट इज़ द सेक्स ऑफ द फीटस, है ना। तो वो चीज़ वो बता सकते हैं। तो इसलिए बहुत जगहों पे ये मिसयूज़ भी हो रहा था और ये इसको जो है फीमेल मिसकैरेजेस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था। वो देख लेते थे, अगर उन्होंने देख लिया कि जो ग्रोइंग फीटस है वो फीमेल है तो वो उसको अबॉर्शन करवा देते थे और उसको अपना रिमूव करवा देते थे, तो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देते थे, क्योंकि उन्हें फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए होती थी। तो इस वजह से जो है एमनियोफेंटेसिस के जो प्रोसेस को अब इसलिए हमारी कंट्री में बैन कर दिया गया है, ताकि लोग इसे मिसयूज़ नहीं कर सकें। ओनली अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो वो आपके साथ प्रूफ वगैरह लेने के बाद ही वो करते हैं। दे आर इंश्योर कि कोई भी इस चीज़ को मिसयूज़ ना कर सके जेंडर आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, तो अब इसका एनसीईआरटी वाला पार्ट में पढ़ देता हूँ। एक्सप्लेन तो मैंने ऑलमोस्ट आपको कर ही दिया कि क्या चीज़ होती है ये। अच्छा, implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. Statutory ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing menace of female feticides. Massive child immunization, etc. are some programs that merit mention in this connection. इन एमनियोफेंटेसिस, अब आपको यही पार्ट लिखना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो। सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolved substances. This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia to determine the survivability of fetus. ये इस चीज़ को देखने के लिए किया जाता है कि जो फीटस है वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, लेकिन किस तरीके से इसका मिसयूज़ हो रहा है उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसीलिए इस पर एक स्टैच्यूटरी बैन है हमारी कंट्री में।
ठीक है, बहुत सी कंट्रीज में नहीं है और बहुत सी कंट्रीज में है भी बैन। तो हमारे इंडिया में एक स्टैट्यूटरी बैन है। इसका मतलब ये कि आपको वैसे तो ये अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रूफ देते हो, है ना, तब वो बहुत ही कहते हैं ना सुपरविजन के अंडर में आपको अलाउ कर देते हैं। अच्छा, research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and to improve upon existing ones. रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज में गवर्नमेंटल एजेंसीज और काफ़ी नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, और इन जो पॉलिसीज आ रही हैं गवर्नमेंट की, या फिर जो भी आपके कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज हैं, इनको इम्प्रूव करने। अच्छा, do you know that Saheli, a new oral contraceptive for female, was developed by scientists at a Central Drug Research Institute (CDRI) in Lucknow, India? सहेली क्या चीज़ है? सहेली पे बहुत क्वेश्चन आता है। जब मुझे याद है, जब मेरा बोर्ड एग्जाम था तो भी सहेली पे क्वेश्चन आया था। तो सहेली बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। कॉन्ट्रासेप्शन, आई होप आपको इसका मतलब पता होगा, ये बहुत बेसिक है, अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ये होता है दैट यू आर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, आप प्रेगनेंसी से आपने जो है आपने जो है क्वाइटस कर लिया। क्वाइटस करने के बाद आप जो रिजल्टिंग प्रेगनेंसी होती है, क्वाइटस के बाद जो प्रेगनेंसी होती है, उस प्रेगनेंसी को आप अवॉइड करना चाह रहे हो, आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रहे हो। दैट इज बेसिकली योर दिस थिंग, कॉन्ट्रासेप्शन। तो सहेली जो है बेसिकली ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। पिल मतलब गोली, टैबलेट, है ना। तो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ओरल मतलब मुंह से खाने वाली, ठीक है। ओरल का मतलब यही है यहाँ पे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है आपकी सहेली। अच्छा, और ये कहाँ पे डेवलप हुई थी? CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। जितनी भी मेडिसिन होती हैं, ये मेडिसिन और ड्रग्स, यू नो दैट, है ना। तो इसलिए इसको CDRI में डेवलप किया गया था। इस पर क्वेश्चन आता है और आपको यही सब चीज़ें लिखनी है अगर क्वेश्चन आया तो। 2 मार्कर आता है ये जनरली। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनेटल केयर leading to decreased maternal and infant mortality rates, increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex-related problems indicate improved reproductive health of a society. अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, and what are the factors that include the healthy reproductive growth of a society? तो देखो, इसमें ये सारे फैक्टर आ जाएंगे जो हमने पढ़े। पहली बात तो ये कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले बहुत ज़्यादा था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पता ही होगा आपको कि पहले बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, है ना। तो इसलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा था। लेकिन अब मेडिकल फैसिलिटीज एडवांस्ड हैं, तो वो पैदा होते ही नहीं मरते तो हैं, लेकिन जो नंबर्स हैं विच हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। पहले बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। इवन बहुत ज़्यादा नंबर में मदर्स जो होती थी, प्रेग्नेंट मदर्स, वो डिलीवरी करते टाइम पे उनकी डेथ हो जाती थी ड्यू टू वन और अनदर रीज़न, क्योंकि उस टाइम मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उतनी एडवांस नहीं थी। तो एक तो आपका ये हो गया कि आपकी जो है मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज आपकी सेफली हो रही हैं, पोस्टनेटल केयर दी जा रही है, तो इस वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है और मेटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम है। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब मदर्स जो डिलीवरी के टाइम पे मर जाती थी वो। अच्छा, अब जितने भी कपल्स हो रहे हैं, इनकी स्मॉल फैमिली हो रही है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइसेज हैं हमारे पास, अवेयरनेस भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, है ना। STDs जो होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर वो हो भी जाती हैं तो उनका क्योर हमारे पास है ना। पहले जैसे ये आपकी गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीज वगैरह हो जाती थी, इनका कोई क्योर नहीं होता था। आज इनका फिर भी टू मच एक्सटेंट दे आर मैनेजेबल, है ना। स्पेशली इन अर्ली स्टेजेस में ये काफ़ी हद तक मैनेजेबल होते हैं। अच्छा, and overall increased medical facilities for all sex related problems indicate improved reproductive health of a society. तो इससे आपके ये जो अभी हमने आर्टिकल 4.1 कंप्लीट करा है, इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका यही आ सकता है सहेली के ऊपर कि वाई इज सहेली कंसिडर टू बी अ सेफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, क्योंकि वो ओरल है। और सबसे बड़ी बात है, जो सहेली है इसका कोई ऐसा कोई प्रोवन साइड इफेक्ट या इल इफेक्ट नहीं है। आप देखोगे जितने भी आपका कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, उनके कुछ ना कुछ इल इफेक्ट्स या कुछ प्रॉब्लम्स वो इफेक्ट कॉज करते हैं, इनको हम साइड इफेक्ट्स बोलते हैं, है ना। तो ये साइड इफेक्ट्स जो होते हैं ये सहेली में नहीं है, ठीक है। तो ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है।
फिर दूसरी बात कि ये मेड इन इंडिया है ना, लखनऊ में फीड आ रहा है, लखनऊ में इसका जो है ये इसका डेवलपमेंट हुआ, तो वो भी चीज़ है कि हम इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं ना, और फिर ये 100% सेफ़ है। तो इस वजह से ये आपकी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ये बहुत सस्ती मिलती है ये पिल, है ना, एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सपेंसिव कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, तो अब आपकी जो है इसमें एक क्वेश्चन पहेली पे आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स विच डिटरमाइन दैट पर्टिकुलर कंट्री इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। तो वो इंडिकेटर्स अभी हमने देखे थे यही वाले, कि स्मॉल फैमिलीज हो रही हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट कम है, अवेयरनेस है ना, एफटीडीज़ को क्योर कर दिया जाता है, यही सब आपको उसमें लिखना है। और एक आपका ये आ जाएगा इस पर, अगर एक क्वेश्चन, अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन इस पर आए तो वो ये आ सकता है कि अवेयरनेस किन किन तरीक़ों से बढ़ाई जा सकती है। तो जिसमें हमने ऑडियो विजुअल मीडिया, प्रिंट मीडिया, और फिर टीचर्स, पेरेंट्स का रोल, और आपको जो है ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं इनके बारे में अवेयरनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, सेक्स रिलेटेड इशूज़, फीमेल फीटिसाइड, एमनियोफेंटिसिस वगैरह को प्रिवेंट करना, इन्हें बैन कर देना, है ना, पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना, फैमिली प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें आती है ना। तो इसके साथ हमने जो हमारे क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी देख लिए, और अच्छे से हमने इस पूरे आर्टिकल को कवर भी कर दिया। तो गाइस अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल 4.2, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, अब यहीं पर ही हम अपने वो कॉन्ट्रासेप्टिव वाला पार्ट पढ़ेंगे जो हम जिसके बारे में हम अभी इतनी देर से बात कर रहे थे। ठीक है, तो हम फिर पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। अच्छा, so in the last century, an all-round development in various fields significantly improved the quality of life of the people. ठीक है, however, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population. The world population, which was around 2 billion in 1900, rocketed to about 6 billion by 2000 and 7.2 billion in 2011. तो आप देख रहे हो पॉपुलेशन बढ़ रही है जैसे जैसे टाइम जा रहा है, और आप ये भी देख रहे हो कि आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। तो यही रीज़न हैं कि आपकी मेडिकल एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से आपका जो है ये जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, और जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती जा रही है। अच्छा, a similar trend was observed in India too. Our population was approximately 350 million at the time of our independence, 1947, reached close to a billion mark by 2000 and crossed 1.2 billion in May 2011. तो वही population बढ़ रही है। A rapid decline in death rate कम हो गई, medical facility advance हो गई, rapid decline in maternal mortality rate, मदर का मरना डिलीवरी के टाइम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों का पैदा होते ही मरना, एवल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। अच्छा, ये सारे रीजन हम डिस्कस कर ही चुके थे। एक रीजन जो इसमें लास्ट वाला है कि रिप्रोड्यूसिबल एज में जो लोग हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, तो जो इसलिए जो है आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि बाहर की बात है वो भी अपने बच्चे उनके होंगे, है ना, तो इससे पॉपुलेशन बढ़ेगी। थ्रू आर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर हेल्थ प्रोग्राम we could bring down the population growth rate. It was only marginal. तो इन RCH प्रोग्राम्स कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह का यूज़ बता के इस पॉपुलेशन को थोड़ा कम करने की, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था उसको कम करने की कोशिश करी गई, लेकिन वो बहुत मार्जिनल रहा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 2011 census report, a population growth rate was less than 2%, that is 20 by 1000 per year, a rate at which our population could increase rapidly. Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirement of the food, shelter and clothing. अब इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, आपके रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होगी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, सबकी स्कार्सिटी होगी। ठीक है, ये तो बहुत ही समझी हुई चीज़ है, इसमें तो कुछ मुश्किल है नहीं, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है भाई। अच्छा, therefore, the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. The most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. Government small families को promote करती है।
You might have seen advertisements in the media as well as the posters, bills, etc. Showing a happy couple with 2 children with the slogan हम दो हमारे दो. अब ये स्लोगन एक टाइम में बहुत पॉपुलर हुआ था. We two are two. Many couples, mostly the young, urban, working ones, have even adopted a one-child norm. अगर आप देखोगे अर्बन कंट्रीज में तो वन चाइल्ड नॉर्म वहाँ पे पहले से हुआ है और यहाँ पे भी इंडिया में भी धीरे धीरे वो हो रहा है. Statutory rising of marriageable age of the female to 18 years and the male to 21 years, and incentive given to couples with smaller families are the 2 other measures taken to tackle this problem. अब ये जो है अब और जो मैटर्स उन्होंने लिए हैं, एक तो आपकी जो मैरिजेबल एज थी उसको इन लोगों ने राइज कर. ठीक है, पहले क्या होता था कि बहुत छोटी छोटी उम्र में बाल विवाह, जो आपने सुना होगा, बाल विवाह हो जाता था और बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते थे. लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब उन्होंने मेल्स की एज को तो 21 ईयर्स और फीमेल्स को एटलीस्ट 18 ईयर्स का होना पड़ेगा तभी शादी हो पाएगी. तो इससे क्या होगा कि जल्दी शादी नहीं होगी तो जल्दी बच्चे पैदा नहीं होंगे. ठीक है, तो इससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी. और दूसरी कि जो आपके जो इन्होंने स्मॉल फैमिलीज़ को प्रमोट करने के लिए ये क्या किया कि जो स्मॉलर फैमिली होती हैं उनको वो कुछ बेनिफिट्स देते हैं. ठीक है, कि अगर आपकी एक बच्चा होगा या 2 बच्चे होंगे तो आपको पर्टिकुलर बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो एक तरीके से आप इंकरेज कर लो स्मॉलर फैमिली को. अगर आप देखो तो जैसे स्कूल वगैरह में भी कभी कभी ऐसा होता है ना, फ्री एजुकेशन फॉर 2 चिल्ड्रन, है ना. तो उससे ज़्यादा का मतलब 2 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, है ना. 2 से कम ही आपको करना पड़ेगा. तो ये चीज़. एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल. तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किस तरीके का होना चाहिए? यूज़र फ्रेंडली. यूज़र फ्रेंडली का क्या मतलब है कि जो यूज़ कर रहा है उसके लिए ईजी टू यूज़, ईजीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाए, यूज़र को कहीं इधर उधर नहीं भटकना पड़े. इफेक्टिव मतलब वो काम करे, है ना. एंड रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मतलब कि आप उसको वापस से पहले जैसा कर सको. कि मतलब अगर आपने एक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया, है ना, और आपकी जो है आप प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन आप वापस से प्रेग्नेंट होना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस कॉन्ट्रासेप्टिव को, अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव रिवर्सिबल है तो आप वापस से प्रेग्नेंट हो सकोगे. लेकिन अगर आपने जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया वो इरिवर्सिबल था तो फिर आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे. जैसे आगे आप पढ़ेंगे अभी, जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं. ठीक है, विथ नो और लीव साइड इफेक्ट. साइड इफेक्ट्स कम से कम होने चाहिए. जैसे मैंने आपको सहेली में भी बताया था ना कि सहेली अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है ही नहीं. ठीक है. It also should in no way interfere with the sexual drive, desire or the sexual act of the user. ठीक है, तो ये आपकी ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो आपके सेक्सुअल डिज़ायर को भी अफेक्ट नहीं करने चाहिए. A wide range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into the following categories, namely traditional और natural. ये बेसिकली आपके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव आ गए कि क्या किन किन तरीकों के कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे पास अवेलेबल है. फर्स्ट है नेचुरल या ट्रेडिशनल. फिर सेकेंड है आपका बैरियर. थर्ड है आपका आईयूडी मतलब इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस. फोर्थ है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे सहेली देखा था अभी हमने. और फिर आपका इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स, है ना. सर्जिकल मेथड जिनमें सर्जरी होती. तो अब हम क्या करेंगे कि हम इनमें से एक एक को हम डिटेल में करके पढ़ेंगे और उनके हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह देखेंगे. ठीक है, तो अब हम उसको एक एक करके स्टार्ट करते हैं. हम जो है जो हमारा जो प्रिवेंशन मेथड्स हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमने पढ़े थे, तो वो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स जो हैं अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं. तो जो हमारा फर्स्ट रहेगा वो है नेचुरल मेथड. पहले मैं NCERT रीड कर देता हूँ. नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग. तो नेचुरल मेथड्स आपके किस बेसिस पे काम करते हैं कि वो बस आपको स्पर्म और ओवम को एक साथ उनको फ्यूज नहीं होने देते, उनको एक साथ उनको मिलने ही नहीं देते, स्पर्म और ओवम को एक जगह आने ही नहीं देते कि वो फ्यूज हो. ठीक है, अब जैसे कि इसमें नेचुरल मेथड में बेसिकली आपके 3 आ जाते हैं. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस,
क्वाइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल इमेनोरिया। ठीक है, इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें आप घबराओ मत, ये नाम आपको सुनने में थोड़े से स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी है। एक बार आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। देखो नेचुरल मेथड्स पे बस आप ये मेन चीज़ आप यही ध्यान रखना कि यहाँ पे आपका ये जो नेचुरल मेथड होते हैं ये आपके कॉन्ट्रासेप्शन बहुत अच्छा नहीं देते। ठीक है, ये मतलब कि प्रेगनेंसी को पूरी तरीके से प्रिवेंट नहीं कर पाते, है ना। और कम इनसे कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी हो जाती हैं, तो ये बहुत अच्छे मेथड्स नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ये पार्ट पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी। Periodic abstinence is one such method in which the couple avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. As chances of fertilization are very high during this period, it is called the fertile period. Therefore, abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. क्योंकि देखिए जो 10 to 17 डेज जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो जो है उसमें आपके ये हाईली फर्टाइल डेज होते हैं। और तो इसमें अगर आप जो है जो कपल्स अगर इसमें अपना कोइटस करेंगे तो वो प्रिवेंशन जो है प्रेगनेंसी को लीड कर देगा। ठीक है, तो इस वजह से हम जो है इस वाले पीरियड में अगर आप जो है कोइटस को आप जो है आप मतलब मत अगर आप कोइटस नहीं करते हो तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आप बाकी टाइम में कर लो, लेकिन 10 to 17 डेज में आपको कोइटस नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, एब्स्टिनेंस मतलब एब्सेंस, है ना। अच्छा, अब जो सेकंड मेथड है हमारा वो है विड्रॉवल और क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, अब ये आप इस टर्म से ही समझ रहे होंगे, क्वाइटस इंटरप्टस मतलब क्वाइटस को इंटरप्ट कर दिया गया। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जब आपका आप द मेल पार्टनर विल रिमूव पीनिस, है ना, जो मेल पार्टनर है वो अपनी पीनिस रिमूव कर लेगा इससे पहले कि इजैकुलेशन हो, है ना। तो इसको हम क्वाइटस इंटरप्टस बोलते हैं। ठीक है, withdrawal or coitus interruptus is another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. ठीक है, लास्ट जो हमारा नेचुरल मेथड है वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसमें लैक्टेशन पीरियड में आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है ना। लैक्टेशन पीरियड जब होता है, आपको पता होगा कि जब लैक्टेशन होता है तो आपकी आपका कोइटस अगर आप कर भी ले रहे हो तो वो प्रेगनेंसी को नहीं लीड करता, क्योंकि उस टाइम आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो पॉज्ड होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही होती। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगी तो आपकी जाहिर सी बात है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। अच्छा, lactational amenorrhea, absence of menstruation method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of the conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. अब ये 6 महीने तक ही मतलब वैलिड रहता है। 6 महीने के बाद आपकी प्रेगनेंसी हो भी सकती है इस केस में। ये हमने पहले अभी बात करी थी कि ये जो नेचुरल मेथड होते हैं ये इनकी बहुत अच्छी इनकी जो है कॉन्ट्रासेप्शन पावर इनकी बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक है, और अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिलायबल भी नहीं होते। ठीक है, इसका बस एक एडवांटेज है, वो अभी हम पढ़ते हैं। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दीज मेथड, साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट निल। ये इसका बस एक एडवांटेज है कि इसमें साइड इफेक्ट्स निल होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें आर्टिफिशियल चीज़ कोई यूज़ की ही नहीं गई। चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई। ठीक है, तो ये हम नेचुरल मेथड हमने कर लिया। इसमें 3 बस आपको याद रखने हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमेनोरिया एंड क्वाइटस इंटरप्टस। बस यही 3 आपको एग्जाम में लिखने भी। अच्छा, अब सेकेंड आता है हमारा नेचुरल मेथड के बाद बैरियर मेथड। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं। अब ये जो आपने कॉन्डम्स का नाम बहुत सुना होगा, तो कॉन्डम्स में क्या होता है, कॉन्डम्स बेसिकली बैरियर मेथड ही है वो। ठीक है, इसमें ये होता है कि एक एज द नेम सजेस्ट कि एक बैरियर क्रिएट कर देना है। ठीक है, ताकि आपके स्पर्म और ओवम मीट नहीं कर पाए। ठीक है, अब इसको एनसीईआरटी पार्ट पढ़ के फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसका मीनिंग। In barrier methods, ovum and sperms are prevented from physically meeting with the help of barriers. Such methods were available for both males and females. Males के लिए अलग barriers होते हैं, females के लिए अलग barriers होते हैं। कॉन्डम एक मेल बैरियर है। ठीक है, फीमेल्स कॉन्डम को यूज़ नहीं कर सकते, वो मेल पार्टनर यूज़ करेगा। कॉन्डम्स आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीट, है ना। तो ये रबर के भी हो सकते हैं, लेटेक्स के भी हो सकते हैं, है ना। रबर के आजकल तो वो कुछ मिक्स भी करते हैं साथ में, लेकिन जनरली रबर या लेटेक्स के ही होते हैं, है ना। तो एग्जाम में यही तो लिखना।
that are used to cover the penis in the male or the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. This can prevent conception. Nirodh is a popular brand of condom for the male. Use of condom has increased in recent years due to its additional benefit of protecting the user from contracting STIs and AIDS. अच्छा, तो अब ये जो वाला जो कॉन्डम है आपका निरोध, ये वैसे तो कॉन्डम बहुत सारे हैं मार्केट पे अवेलेबल, लेकिन ये निरोध जो है ये आपका इसका आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो अगर आपके कुछ एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में रिटर्न वाले में, तो आप निरोध का एग्जाम्पल ज़रूर दे देना वहाँ पे और लिख देना कि निरोध इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉन्डम्स। और कॉन्डम के बाद एडिशनल बेनिफिट क्या होता है, एक तो वो आपका कॉन्ट्रसेप्शन को जो है प्रिवेंट करते हैं, मतलब सॉरी ये आपके कॉन्ट्रसेप्शन करते हैं ना, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वो आपको FTIs है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STDs FTIs से भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी ये डुअल फंक्शन हो गए कॉन्डम के, इसीलिए ही कॉन्डम का यूज इन रिसेंट ईयर्स हैज इंक्रीज्ड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई द यूज ऑफ कॉन्डम हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, है ना। ओके, so both male and female condoms are disposable, can be self-inserted and thereby give privacy to the user। अब ये सेल्फ इंसर्टेड होते हैं तो आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, तो आपको प्राइवेसी भी है ना, तो ये भी चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने फीमेल कॉन्डम्स के बारे में लिखा हुआ है। तो देखो फीमेल कॉन्डम्स, देखो वैसे तो मेनली अगर आप देखो तो जो कॉन्डम होते हैं वो एक मेल डिवाइस है। ठीक है, अगर आप बुक्स पे भी पढ़ो तो जनरली एक मेल डिवाइस ही है, और अगर नीट या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप यही लिखना। फीमेल कॉन्डम रिसेंटली चले हैं एंड दे हैव नॉट गेन्ड मच पॉपुलैरिटी। फीमेल्स जनरली डू नॉट यूज़ कॉन्डम्स, है ना, तो हम अभी भी यही चीज़ मान के चलेंगे। ठीक है, जो ट्रेडिशनल हमारा थॉट है। डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स, अब ये जो है ये आपके अगर आपको फीमेल बैरियर्स को पूछा जाए तो आप ये लिखोगे, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। मेल्स में कॉन्डम्स, फीमेल्स में ये तीन, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। These are made of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus। ठीक है, तो इनमें cervix को कवर कर दिया जाता है। They prevent conception by blocking the entry of sperms through the cervix। तो फिर वही बात है, बैरियर क्रिएट कर दिया, है ना, तो स्पर्म्स अंदर जा ही नहीं पाएगा सर्विक्स के, तो रिप्रोडक्शन आपका वैसे ही कंप्लीट नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन वैसे ही नहीं कंप्लीट हो पाया। अच्छा, दे आर रीयूजेबल। ठीक है, ये रीयूजेबल होते हैं, डायफ्राम, वॉल्ट्स और आपके सर्वाइकल कैप्स, ये आपके रीयूजेबल होते हैं, विच इज एन एडेड एडवांटेज। ठीक है, अच्छा, spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency। ठीक है, अब स्पर्मिसाइडल क्रीम्स मिलती हैं जो स्पर्म के इफेक्ट को किल कर देती हैं। ठीक है, तो ये आप एक एडिशनल इफेक्ट के लिए, एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आप इसको अपने सर्वाइकल कैप के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डायफ्राम के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इससे आपका एडेड प्रोटेक्शन हो जाता है। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड इज़ द यूज ऑफ द इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, IUDs, है ना। ये भी आजकल काफ़ी कॉमन है, इस पर क्वेश्चन आता है अक्सर, मेरे बोर्ड एग्जाम में भी आया था IUDs पे क्वेश्चन। These devices are inserted by doctors into the uterus through vagina। अच्छा, अब इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपकी प्राइवेसी नहीं है। प्राइवेसी इसलिए नहीं है क्योंकि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर ही ये फीमेल्स के जो है आपके यूट्रस में इंसर्ट कर देगा थ्रू देयर वजाइना। These intrauterine devices are present as non-medicated IUDs, फॉर एग्जाम्पल लिपल्स लूप, है ना, कॉपर रिलीविंग IUDs। अब IUDs के भी बहुत टाइप होते हैं, कॉपर रिलीविंग और लिपल्स लूप, है ना, तो ये सारे है ना। फिर आपके कॉपर रिलीविंग के भी टाइप्स आ गए, कॉपर T, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये भी नीट में क्वेश्चन आया था कि कॉपर रिलीविंग IUDs के कौन कौन से एग्जाम्पल नहीं है, तो हमें सारे इन्होंने यही 3 दे रखे थे और एक कोई अलग सा ऑप्शन था जो कि उसका एग्जाम्पल नहीं था, तो वही करेक्ट आंसर था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि विच वन इज नॉट द नॉट द टाइप ऑफ दिस कॉपर रिलीविंग IUD। तो आपका अगर कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर्ड है
तो आप हर तरीके के क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ओके, तो कॉपर रिलीविंग आईयूडीज, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375, इसको अच्छे से याद कर लो। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। एंड द हार्मोन रिलीविंग आईयूडीज प्रोजेस्टाफर्ट LNG-20। हार्मोन रिलीविंग आईयूडीज कौन कौन सी हैं? प्रोजेस्टाफर्ट LNG-20, प्रोजेस्टाफर्ट एंड LNG-20, ये NCERT में लिखा हुआ है ना। आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। फैगोसाइटोसिस मतलब जैसे कहते हैं ना खा जाना। फैगोसाइटोसिस का मतलब यही होता है कि अपने अंदर ले लेना, है ना। विद इन द यूट्रस एंड कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। अब यहाँ पे कॉपर आयंस का रोल भी पूछा जा सकता है कि कॉपर आयंस क्या करते हैं। तो कॉपर आयंस आपके स्पर्म्स की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, और दूसरी चीज़ कि ये उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाता है कॉपर रिलीविंग आईयूडीज। द हार्मोन रिलीविंग आईयूडीज इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स। अब प्रोजेस्टाफर्ट और LNG-20, ये दो हार्मोनल आईयूडीज जो हमने पढ़ी, इनमें क्या होता है? इनमें वो ये जो आपकी हार्मोनल आईयूडी होती हैं, ये आपके यूट्रस को अनसूटेबल बना देती हैं, यूट्रस को फिर सूटेबल ही नहीं छोड़ती कॉन्सेप्शन के लिए, ठीक है। कि मतलब फिर उसमें आपका जो है जो आपका ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो डेवलप ही नहीं कर पाएगा उस यूट्रस में। और जो आपका सर्विक्स है दैट इज होस्टाइल टू स्पर्म्स। होस्टाइल टू स्पर्म्स का मतलब ये है कि स्पर्म्स उसमें टिक ही नहीं पाएंगे। स्पर्म्स अपने आप वो स्पर्म्स की मोटिलिटी वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगी, स्पर्म्स सारे स्पॉइल हो जाएंगे। तो ये काम क्या करती हैं? ये हार्मोनल आईयूडीज भी काम करती हैं कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स रिलीज करके, ठीक है। उन हार्मोन्स के बारे में अभी हमें नहीं जानना, ठीक है। आप बस याद रख लो हार्मोनल आईयूडीज का रोल और उनके एग्जाम्पल दो ही हैं NCERT में, प्रोजेस्टाफर्ट, LNG-20, तो यही दो याद रखना। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन is another contraceptive method used by the female. They are used in the form of tablets and hence are popularly called the pills. Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of the menstrual cycle, and then after a gap of 7 days, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception. Sorry, not contraception. तो ये जो पिल्स होती हैं बेसिकली इसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है ना, और ना प्रोजेस्टेरोजन, जो इन दोनों का मिक्सचर है ना, इन दोनों ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं इन पिल्स में, जिनका आपको पता है कि आपको 21 डेज रेगुलरली लेना चाहिए, और आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज होते हैं उन्हीं से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अब ये भी वही है कि मतलब ये भी आपका मतलब आपको कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। दे इनहेबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज द अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ओव्यूलेशन ही नहीं होने देते। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का सवाल ही नहीं है, ठीक है। एग होगा ही नहीं तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? होगा ही नहीं। अच्छा, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, है ना। तो ये पिल्स मतलब अच्छा खासा आपको प्रोटेक्शन दे देती है। सहेली के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। सहेली द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल कंटेन्स नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। इसमें स्टेरॉइड्स वगैरह कुछ नहीं होते। इट इज़ अ वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ठीक है। तो इनमें आपका इनकी जो आपकी वो होती हैं साइड इफेक्ट्स इनमें बहुत कम होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। Progestogens alone or in combination with estrogen can be used by females as injections or implants under the skin, ठीक है। तो ये आपके मतलब बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन आपको फीमेल बॉडी के अंदर ले जाना होता है। अच्छा, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड वर मच लॉन्गर, ठीक है। अब इंजेक्शन, देखो इंजेक्शन जो है ऐसी बात है, इंजेक्शन का जो है इफेक्टिव पीरियड पिल्स से ज़्यादा होता है क्योंकि इंजेक्शन डायरेक्टली ब्लड में मिल जाता है। लेकिन फिर वही बात है कि इंजेक्शन पेनफुल है, पिल्स पेनफुल नहीं है। वो भी एक एडवांटेज है वहाँ पे पिल्स का कि उनमें वो पेनफुल नहीं है।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेन और प्रोजेस्टोजेन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और IUDs, ये सब आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स है ना, within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. अब देखो जैसे रेप्स वगैरह हो जाते हैं है ना, तो इनमें क्या होता है कि इनमें आपको जल्द से जल्द जो फीमेल जिसके साथ रेप हुआ है या रेप भी नहीं तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है, तो आपको उसमें क्या करना होता है कि उसको जो फीमेल है उसको 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव दे देने होते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव की मैंने बात करी, चाहे वो पिल्स हों चाहे वो IUDs हों है ना, ये सब आपके जो है अच्छा खासा ये आपको मतलब आपका अगर आपने 72 आवर्स के अंदर अंदर इनको एडमिनिस्टर कर दिया फीमेल बॉडी के अंदर, तो दे वर्क वेरी वेल, ठीक है, एंड दे डोंट लेट प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी ये नहीं होने देते, तो ये बहुत अच्छी बात है इनके बारे में। अच्छा, सर्जिकल मेथड। अब ये जो सर्जिकल मेथड है जिनकी मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात करी थी बस कि ये इरिवर्सिबल होते हैं है ना, लेकिन ये प्रोटेक्शन 100% देते हैं है ना, तो ये सर्जिकल मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे। इनको स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, मेल्स में भी ये होते हैं फीमेल्स में भी होते हैं, ठीक है। वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी का आपने नाम सुना होगा, तो ये वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये होता है, ये सर्जिकल मेथड्स ही होते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और कंसेप्शन। अच्छा, surgical methods, also called sterilization, are generally advised for the male or female partner as a terminal method to prevent any more pregnancies. तो ये terminal method होता है क्योंकि ये irreversible। Surgical intervention blocks gamete transport and these prevent conception। तो ये सर्जरी करके आपका गैमीट का ट्रांसपोर्ट ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड द वैसेक्टोमी एंड द फीमेल ट्यूबेक्टोमी। तो मेल्स में वैसेक्टोमी, फीमेल्स ट्यूबेक्टोमी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेल्स में क्या बोलते हैं फीमेल्स में क्या बोलते हैं। मेल्स में वैसेक्टोमी, फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी। इन वैसेक्टोमी स्मॉल पार्ट ऑफ द वाल्व डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, वेराज इन ट्यूबेक्टोमी, तो इसमें पहले वैसेक्टोमी देख लेते हैं। वैसेक्टोमी में क्या होता है कि वो वाल्व डिफरेंस को टाई कर देते हैं, मतलब जैसे वाल्व डिफरेंस ऐसे जा रहा है ना, तो इसको बीच में से काट देंगे और उसको दोनों को टाई कर देंगे। आप NCERT में डायग्राम में भी देख लेना। तो इससे क्या होगा, गैमीट ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा है ना, जो आपके स्पर्म्स है, जो सीमेन है, वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएगा है ना, तो इस वजह से इजैकुलेशन ही नहीं हो पाएगा है ना, तो ये चीज़ होती है इसमें। क्योंकि इसे, लेकिन ये एक परमानेंट मेथड है, तो आपके में क्योंकि ये एक सर्जरी होती है, चाहे वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, दिस इज अ काइंड ऑफ अ सर्जरी, काइंड भी क्या, ये सर्जरी ही है ना। तो इसमें आपके छोटा सा इंसिजन लगाते हैं स्क्रोटम के ऊपर और फिर आपके वाल्व डिफरेंस को कट करके टाई कर देते हैं, ठीक है, उनके काट के टाई कर दिया, बस वैसेक्टोमी हो गई। अच्छा, ट्यूबेक्टोमी। In ट्यूबेक्टोमी a small part of the fallopian tube is removed है ना, और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वजाइना है ना। तो इसमें ये क्या करते हैं ट्यूबेक्टोमी में कि आपकी जो फेलोपियन ट्यूब हैं उनको कट करके टाई कर देते हैं, ठीक है। तो इससे फिर वही बात हो गई कि गैमीट ट्रांसपोर्ट को रोकना है। दीज टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट इरिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। तो वही बात जो मैंने बताई थी आपको, इफेक्टिव ये बहुत ज़्यादा है लेकिन इरिवर्सिबल है, ठीक है। It needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals। ये जो डॉक्टर होते हैं यही आपको रिकमेंड कभी कभार करते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आपको यूज़ करना चाहिए और आपकी सिचुएशन में कौन सा ठीक रहेगा। One must also remember that contraceptive are not regular requirement for the maintenance of reproductive health है ना। In fact, they are practiced against a natural reproductive event that is pregnancy। प्रेगनेंसी नेचुरल इवेंट है, उसको रोकने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो इन वन वे दे आर अगेंस्ट द नेचर, ठीक है। One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons। ये हमारे पर्सनल रीजन होते हैं कि हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहते हैं
या स्पेसिंग करना चाहते हैं दोनों किड्स के बीच में, या जितने भी किड हैं उनके बीच में, है ना। No doubt the widespread use of this method have a significant role in checking uncontrolled growth of population. अब देखो, अब जाहिर सी बात है, अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं करोगे तो आपकी प्रेगनेंसी रिपीटेड प्रेगनेंसीज होंगी, जिससे आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। अच्छा, हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट्स। अब इल इफेक्ट सारे तो नहीं, लेकिन कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव के इल इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। लाइक नोविया, अब्डोमिनल पेन, है ना, नोविया होगा, पेट में दर्द, अब्डोमिनल पेन, है ना, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ब्लीडिंग भी हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम्स इरेगुलर, है ना, इवन ब्रेस्ट कैंसर, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। मतलब इसके इल इफेक्ट्स भी हमको ध्यान में रखने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक बॉक्स है जिसको मैं पढ़ देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। The Medical Termination of Pregnancy Act 2017 was enacted by the Government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. According to this act, a pregnancy must be terminated on certain considered grounds within the first 12 weeks of pregnancy, on the option of one registered medical practitioner. If the pregnancy has lasted more than 12 weeks but 24 weeks, two registered medical practitioners must be of the opinion, formed in good faith, that the required ground exists. The grounds for such termination of pregnancy are the constitution of pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant, or grave injury, physical, mental health. There is a substantial risk that the child were born it would suffer from physical, mental abnormality or seriously handicap. अब इसका मतलब देखो, वैसे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, लेकिन इसमें बस ये है कि आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना है 2017 में, जो ये कहता है कि अगर आपने 12 वीक्स से पहले अगर आपको अपना जो चाइल्ड है वो अबॉर्ट करवाना है तो आप करवा सकते हो, है ना। लेकिन एक किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करवा के, है ना। लेकिन अगर आपके 24 वीक्स तक हो गए, मतलब 12 वीक्स से ज़्यादा हो गए, तो आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर्स से कंसल्ट करना पड़ेगा, और वो आपको तभी अलाउ करेंगे। 24 वीक्स के बाद तो आप क्या कर ही नहीं सकते, मतलब अबाउट, लेकिन अगर आपके 24 वीक्स तक, मतलब 12 to 24 के आप बीच में हो, तो आपके कम से कम वो जो 2 डॉक्टर होंगे वो उनको वो 2 कंडीशंस वो आपको बोल, वो मतलब इस बात पे से वो अग्रीड होंगे कि आप इन 2 कंडीशंस को फुलफ़िल करते हो। कौन कौन सी 2 कंडीशन? या तो अगर आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करोगे तो मदर की हेल्थ को कुछ खतरा है, ठीक है, या फिर सेकंड कंडीशन ये कि जो चाइल्ड जो बॉर्न होगा वो या तो मेंटली डिसेबल्ड है या फिजिकली डिसेबल्ड है या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम। तो इन 2 ग्राउंड्स को अगर आप फुलफ़िल करते हो, इन 2 रिक्वायरमेंट्स को अगर आप फुलफ़िल करते हो, डॉक्टर इस बात से अग्री होते हैं कि हाँ ये इन दोनों में से कुछ एक प्रॉब्लम है, तभी आप 24 वीक्स तक प्रेगनेंसी करा सकते हैं, वरना उसके बाद नहीं, उसके 24 के बाद तो वैसे भी नहीं करा सकते। और अगर आप इन दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करते तो आप 24 वीक्स तक भी नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है जिसको अमेंड किया गया था 2017 में। उससे पहले भी होते थे, लेकिन ये लेटेस्ट एक्ट है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट था नहीं, लेकिन हमको छोड़ नहीं रहे हैं, हम एक एक चीज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला भी बॉक्स आपको करवा दूँ, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो ये सब हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तो देख लिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल में हमारा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में अबॉर्शन भी बोलते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, MTP, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो पहले वही एनसीईआरटी रीड करूँगा, फिर एक्सप्लेन करूँगा। Intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy or induced abortion. Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which account to 1/5 of the total number of the conceived pregnancy in a year, है ना। तो अब ये चीज़ है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है। तो वेन एवर, चलो पहले मैं हिंदी में बता दूंगा फिर इंग्लिश में बता दूंगा। तो हिंदी में सुन लो कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी का टर्म कंप्लीट होने से पहले बेबी को रिमूव आउट करवा देते हो, तो दैट इन वेरी सिंपल टर्म्स इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और अबॉर्शन। और इंग्लिश में भी वही चीज़ है
इंग्लिश में तो आप यहीं से ही पढ़ लेना कि जो है वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। वॉलेंटरी वर्ड यहाँ पे इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी इच्छा से हो रहा है, ठीक है। मतलब आप इसमें आपका अग्रीमेंट है, ठीक है, कि आप मतलब अपने जो है बेबी को आप अबॉर्ट कराना चाह रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ इसमें होती है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। Whether to accept legalized MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. अब ये जो MTP है ना, इसमें बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं। ये खाली आपके फिजिकल या आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ही नहीं, इसमें बहुत सारे सोशल रिलीजियस इश्यूज भी इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे रिलीजन्स जो हैं ये अबॉर्शन के लिए, MTP के लिए अलाउ नहीं करते। बहुत सारी फैमिलीज़ में या बहुत सारे सोशल कल्चर्स में अबॉर्शन को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो इसलिए कंट्रीज़ में हमेशा ये कहते हैं, एक डिबेट रही है कि वेदर टू लीगलाइज इट और नॉट, है ना। तो ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971। 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दिया MTP को विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज। लेकिन इसके साथ उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी रखी। Such restrictions are most important to check indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India। अब लोग MTP जैसे ही लीगलाइज हुआ इंडिया में, तो लोग क्या करने लगे कि वो MTP का फ़ायदा उठाने के बहाने आपका फीमेल फीटिसाइड कर देते थे। जिस कारण अगर उन्होंने देख लिया कि फ़ीमेल चाइल्ड है आपके यूट्रस में फीमेल के, तो वो क्या करते थे, फ़ौरन उसको अबॉर्ट करवा देते थे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा देते थे, है ना। तो ये चीज़ जब होने लगी तो फिर उसको ये कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बने। वाई MTP? Obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or rapes। तो ये आपका पहला रीज़न तो यही हो गया, बहुत ऑब्वियस वाला, कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, कॉन्ट्रसेप्शन के लिए, है ना। MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both, है ना। तब भी MTP ज़रूरी हो जाती है जब या तो मदर की जान को खतरा हो, या फिर आपके फीटस की जान को खतरा हो, या फिर फीटस जो है वो डिसेबल्ड हो, या और कुछ इशू हो, है ना। तो ये इन ग्राउंड पे आपको अलाउड है MTP, वरना नहीं है। MTPs are considered relatively safe during the first trimester, that is up to 12 weeks of pregnancy। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर। तो MTP अगर आप इनिशियल फेज में करा लोगे, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो वो ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड ट्राइमेस्टर। थर्ड में तो होता ही नहीं MTP, ठीक है। फर्स्ट में इसमें सेफ रहता है क्योंकि उस टाइम जो आपका फीटस होता है उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हुई होती है ना, तो इट इज़ ईजियर टू अबॉर्ट। One disturbing trend is observed that a majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too, है ना। तो इसमें ये है कि आपके लोग जो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, शायद वो डॉक्टर, उनके पास कोई मेडिकल डिग्री होती भी नहीं, है ना, तो वो फिर भी आपके MTP वगैरह कर देते हैं, विच इज़, तो उनसे गलती भी हो सकती है बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ। Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child, and if the fetus is found to be female, it is followed by MTP, which is totally against what is legal। तो अब इसमें यही चीज़ जो अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर वो आपका एमनियोसेंटेसिस करा के सेक्स डिटर्मिनेशन करा लेते हैं, फीमेल चाइल्ड होती है तो MTP करा देते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा देते हैं, अबॉर्ट करवा देते हैं, विच इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो इसलिए ये सब रूल्स और लॉज बने हैं। Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus। ये दोनों के लिए खतरा होता है ना। Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortion, as well as providing more healthcare facilities, could reverse the mentioned unhealthy trend। तो ये जो अनहेल्दी आपका ट्रेंड है, आपका एमनियोसेंटेसिस करा के फीमेल चाइल्ड का MTP करा देना, या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करना जिससे फ्रीक्वेंट अबॉर्शन हो, तो इससे इन चीज़ों पे अगर आप थोड़ी सी इस पर नॉलेज दो, अवेयरनेस क्रिएट करो, तो ये सब इश्यूज जो हैं इनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं और एक हेल्दियर लाइफ जी सकते हैं।
तो ये था हमारा 4.3 आर्टिकल MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब हमारा जो 4.4 आर्टिकल है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी डिजीज आपके सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं। इसका बहुत आइडिया आपको है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो आप इस वाले जो है आर्टिकल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। Infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse are collectively called the sexually transmitted infections। तो ये वो इन्फेक्शन होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, यानी अगर आप सेक्स करो या इंटरकोर्स करो तब जो है ये डिजीज़ कॉज होती हैं, उस वजह से ये कॉज होती हैं। सो FTI और वेनेरल डिजीज़ VD, इसको वेनेरल डिजीज़ भी बोलते हैं, VD, ये आप याद रख लेना। वो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि FTDs को या FTIs को और क्या बोलते हैं, तो उनको VD भी बोलते हैं। ठीक है, वेनेरल डिजीज़ और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है इसकी वजह से, इसलिए हम इसको RTI भी बोलते हैं, VD भी बोलते हैं। तो अब देख लो, आपको FTIs के दो और नाम पता चल गए, VD एंड RTI, वेनेरल डिजीज़ एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब इनकी एग्जाम्पल्स सुन लो, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लैमिडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B, and of course the most discussed infection in the recent year, HIV, है ना, leading to AIDS are some of the most common FTIs. Among these, HIV infection is the most dangerous and is discussed in detail in chapter 8, है ना। तो chapter 8 में वो है डिस्कस, वो तो हम बाद में करेंगे। तो अभी के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स इसकी ज़रूर याद रख लेना, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीस, हेपेटाइटिस B, है ना, जेनाइटल वॉर्ट, ट्राइकोमोनियासिस, बहुत सारी हैं, है ना। आपके एड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो कि HIV वायरस से होती है ना। अच्छा, तो ये आपकी जो है HIV इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HIV इन्फेक्शन जो एड्स कॉज करता है। तो ये एग्जांपल्स आप याद रख लेना। एड्स और HIV की फुल फॉर्म ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि इस पर मैंने काफ़ी बार सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चन देखा है। एड्स की एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम और HIV की ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये दो आप याद रख लेना फुल फॉर्म्स। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instruments, etc. with infected persons, transfusion of blood, or from an infected mother to the fetus too। अब ये है कि ये आपके इनमें से हेपेटाइटिस B और HIV, ये दोनों ज़रूरी नहीं है कि आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स ही हो, या आपकी इन्फेक्टेड नीडल्स या मदर से बर्थ होने के टाइम पे, या फिर जो है आपकी और किसी वजह से फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ये हो जाती है ना। तो बहुत सी केस में देखा गया है कि जैसे अगर कोई पेशेंट है, जैसे आप ये टैटू करवाते हैं ना लोग, नीडल से जो टैटू करते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम बहुत होती है HIV की, है ना। तो ये खाली ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ही हो, उसके अलावा भी बहुत रीजन होते हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। ओके, सो एक्सेप्ट हेपेटाइटिस B, genital herpes and HIV infection, other diseases are completely curable if detected early and treated properly। तो बस हेपेटाइटिस B, जेनाइटल हर्पीस, है ना, और HIV, ये तीन अभी फुल्ली क्योरेबल नहीं है, बाकी सब फुल्ली क्योरेबल है। ये तीन भी क्योरेबल तो है लेकिन फुल्ली नहीं है, मतलब काफ़ी इनमें भी काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन अभी कंप्लीट 100% क्योर नहीं आया है ये चीज़। Early symptoms of most of these are minor, include itching, fluid discharge, slight pain, swelling, etc. in the genital region। तो अर्ली जो सिम्टम होते हैं वो माइनर होते हैं, ठीक है। फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाएगा, पेन होगा, है ना, ये सब चीज़। Infected females may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long, and absent for less significant symptoms in the early stages of the infection, and the social stigma attached to the STI deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। पहली बात तो ये कि इसके सिम्टम्स कुछ नहीं है, बहुत नल से सिम्टम्स हैं इसके, थोड़े बहुत हैं, बहुत ज़्यादा माइनर, जिनको कैच करना मुश्किल होता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपके इसमें सोशल स्टिग्मा बहुत होता है। अगर उनको 1-2% में ये पता लग भी जाए, या उनको कुछ शक हो भी जाए, कि उनको ये डाउट हो जाए कि हमें जो है कुछ STI हो गया है, तो सोशल स्टिग्मा इतना ज़्यादा होता है, सोचते हैं हमारे लोग हमें क्या बोलेंगे, कैसे हमें जज करेंगे, हमारे कैरेक्टर को जज करेंगे, क्योंकि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो इस वजह से लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं,
वो चाहते हैं कि वो खुद ही कुछ ट्रीटमेंट करके फिर क्योर कर लें, लेकिन वो नहीं हो पाता क्योंकि इन डिजीज़ को प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर विच इंक्लूड द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इनसे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप उन्हें क्योर नहीं करोगे तो आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, और ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, PID जिन्हें बोलते हैं, पेल्विक रीजन का इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग, तो उसमें फिर फ्लूइड भी भर जाता है ना, फ्लूइड डिस्चार्ज तो होता ही है, आपकी जो स्वेलिंग होती है उसके अंदर भी आपका फ्लूइड आ जाता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ना। तो ये सारी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज है ना, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं अगर आपने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया डिजीज डायग्नोस होने के बाद भी। पहली बात ये डायग्नोस होने की नौबत आती ही नहीं, अगर लोग डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं तो डायग्नोस भी कहाँ से होगा, डायग्नोस ही नहीं हो पाएगा तो ट्रीटमेंट कहाँ से मिलेगा, वो चीज़ है। अच्छा, FTIs are a major threat to a healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of the diseases and given prime consideration under the reproductive health care programs. तो इनको अब इम्पोर्टेंस दी जा रही है और सोशल स्टिग्मा को भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। Though all persons are vulnerable to these infections, their incidences are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years, the age group to which you also belong. तो 15 to 24 एज ग्रुप में ये बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। वैसे तो किसी भी एज में हो सकते हैं, लेकिन जो यंग एज होती है 15 to 24, इसमें ये बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि 15 to 24 भी क्यों, लेकिन उसमें हमें नहीं जाना। ठीक है, आप बस याद रख लें कि सबसे ज़्यादा अगर FTIs के केस इंडिया में रिपोर्ट होते हैं तो वो 15 to 24 वाले एज ब्रैकेट के लोगों के ही होते हैं। ठीक है, हाई एज ग्रुप में भी होते हैं, लेकिन हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल, है ना। तो पहले तो हमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो बोलते हैं। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। तो अननोन जिसको आप जानते नहीं हो, मल्टीपल बहुत सारे लोगों के साथ आपको सेक्स करने से बचना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस। जब भी आप क्वाइटस कर रहे हो तो आपको कॉन्डम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और कॉन्डम यूज़ करो या कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव ज़रूर यूज़ करो, है ना। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विद इन्फेक्शन। ठीक है, सोशल स्टिग्मा को ख़त्म करके उसको छोड़ के आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए ताकि आपकी डिजीज अर्ली डायग्नोसिस हो पाए और उसी हिसाब से आपका अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, ताकि आपकी डिजीज़ बिल्कुल 100% क्यूरेबल हो जाए और आप वापस से ठीक हो जाओ, है ना। तो ये हमारा 4.4 आर्टिकल था। अब हमारा ये तो हमने कवर कर लिया, आपको समझ भी आ गया होगा, ईजी भी था, है ना, डिफिकल्ट भी नहीं था। अब जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है इनफर्टिलिटी, है ना। इनफर्टिलिटी से आपके क्वेश्चन आते हैं हर साल, है ना। तो अब हम ये टॉपिक करेंगे, है ना, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। फिर आपकी इसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट करके होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे, है ना। तो अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, करते हैं अपना लास्ट पार्ट, इनफर्टिलिटी। So a large number of couples all over the world, including India, are infertile. They are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. कि मतलब वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं लेकिन तब भी वो प्रेगनेंसी उनसे नहीं हो पाती। तो ये जो है आपके इनफर्टाइल कपल्स हम इनको बोलते हैं। ये इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा, द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी, फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिजीज है, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल। अब इनके रीज़न अनडिटेक्टेड ही रहते हैं क्योंकि इनके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर. Specialized healthcare units, infertility clinics, etc. could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly known as the assisted reproductive technologies or ART. अब आर्ट की फुल फॉर्म नीट में मेरे से पूछी गई थी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये आपको याद कर लो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ये वो लोग यूज़ करते हैं जो नेचुरल वे से प्रेगनेंसी उनके साथ नहीं हो पाती नेचुरल तरीके से, तो वो आर्ट यूज़ करते हैं। आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन
IVF, fertilization outside the body in almost similar conditions as that in the body, followed by the embryo transfer is one such method, है ना। तो ये IVF क्लिनिक्स आजकल होते हैं, आपने नाम इनका सुना होगा, है ना। followed by embryo transfer is one such method. In this method, popularly known as the test tube baby program, ova from the wife or donor female and sperm from the husband or donor are collected and are induced to form zygote under simulated conditions in the laboratory. तो आपके स्पर्म्स को और ओवम को लेके आपको लेबोरेटरी में ही इनको फ्यूज़ करवाया जाता है। इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, तो बॉडी के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, आपका एम्ब्रियो आउटसाइड डेवलप करके वो एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देंगे फीमेल बॉडी में, बस ये काम हो रहा है यहाँ पे। एंड एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द यूट्रस, है ना। The zygote or early embryo with up to 8 blastomeres could be transported into the fallopian tube through zygote intrafallopian transfer, है ना। तो इसमें ये होता है कि अगर आपका ब्लास्टोमियर जो है उसमें 8 ब्लास्टोमियर से कम है तो फिर उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है थ्रू ज़िफ्ट। ज़िफ्ट की फुल फॉर्म zygote इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, है ना। और अगर आपका ये है एम्ब्रियो में 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर हैं तो फिर उसको डायरेक्टली यूट्रस में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसमें आपको ज़िफ्ट की फुल फॉर्म याद रखनी है, zygote इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, आर्ट की फुल फॉर्म याद रखनी है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। To complete its further development, embryos formed by in vivo fertilization, fusion of gametes within the female, could also be used for such transfer to assist those females who cannot conceive, है ना। तो आप जो है मतलब आप जो है फीमेल बॉडी के अंदर भी ये आप ये अपना करवा सकते हो फ्यूजन, है ना। इन वीवो फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हो, लेकिन जनरली IVF में हम IVF का फुल फॉर्म ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है ना। तो IVF में हम यही करते हैं कि आपके आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज करवाते हैं, है ना। IVF आजकल बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है अनफर्टाइल कपल्स के लिए, है ना। और ये जो जितने भी आपके IVF क्लिनिक्स होते हैं दे चार्ज lakhs of rupees एंड पीपल आर रेडी टू गिव इट। तो ये चीज़ ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब through gift gamete intrafallopian transfer of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted। तो अब एक और मेथड जो है हमारा वो है गिफ्ट। गिफ्ट मतलब गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। अब ये बहुत टर्म्स बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। गैमीट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र, ठीक है, गिफ्ट, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। फिर है आपका ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म इंजेक्ट कर देना। ये टर्म बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, बस आपको इनकी मेन फुल फॉर्म्स याद रखनी है, ठीक है। नीट में फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती हैं और बोर्ड्स में आप उनकी फुल फॉर्म लिख के एक एक दो लाइन उनके बारे में एक्सप्लेन कर देना, वही जैसे मैं अभी आपको कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, so ICSI intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum, है ना। स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है ना। इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू द वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द ejaculate could be corrected by artificial insemination technique. In this technique, semen collected from either from the husband or healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus, intrauterine insemination of the female। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उन केसेस में होता है कि यहाँ तो जहाँ पे जो मेल पार्टनर है या तो वो इंसेमिनेट कर ही नहीं पा रहा फीमेल को, और या फिर अगर वो कर भी रहा है इंसेमिनेट तो उसके सीमेन में स्पर्म काउंट बहुत कम। आपको पता होगा स्पर्म प्लस आपका फेमाइनल फ्लूइड इज इक्वल टू सीमेन। तो अगर आपके फीमेल में फेमाइनल फ्लूइड ज़्यादा है और स्पर्म काउंट कम है तो एजैकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि आपकी 40% ऑफ स्पर्म शुड हैव विगरस मोटिलिटी एंड 60% ऑफ स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, तभी आपका जो है प्रेगनेंसी हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। तो जिन लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जैसा कि आपको पता ही है कि आपके हस्बैंड ने किसी हेल्दी मेल डोनर से आपका फीमेल लेके इंसेमिनेट कर दिया जाएगा फीमेल के यूट्रस, इसलिए हम इसको इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। या तो वजाइना में भी कर सकते हैं, यूट्रस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन आपको हो गया पता लगा, आपको ये चीज़ मालूम हो गई, ठीक है। तो अगर ये एग्ज़ाम में आएगा तो आप आराम से इस चीज़ के बारे में लिख लेंगे। अच्छा,
अब हमारा लास्ट जो हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ इस चैप्टर का है वो ये है कि दो ऑप्शन पर मैनी ऑल दीज टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंट्स इनमें बहुत महंगे यूज़ करने मतलब काफ़ी महंगे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं और आपको क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। आप अच्छी जगहों पे करवाओ, है ना, ट्रस्टेड रेप्यूटेड जगहों पे करवाओ, ठीक है। इधर उधर करवाने से बचो, क्योंकि हो सकता है वो जो पर्सन आपके साथ आपको हैंडल कर रहा है वो क्वालिफाइड नहीं है ना। स्पेशली रूरल एरियाज में आप देखोगे लोग क्लिनिक्स खोल के बैठे हुए होते हैं, डॉक्टर्स बने हुए होते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर मेडिकल डिग्री नहीं होती, ठीक है। तो वो बस ऐसे ही बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग जो जिनको हम क्वैक्स बोलते हैं अक्सर, वो जो है आपका केस जो है मिस हैंडल कर सकते हैं और इससे आपकी फर्दर प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। अच्छा, therefore these facilities are presently available only in very few centers in the country, है ना। हमारे इंडिया में ये फैसिलिटीज बहुत कम जगहों पे है। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि बाकी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था लैक्स ऑफ रुपीज़ आर चार्ज्ड फॉर दीज टेक्निक्स। ये गिफ्ट विफ्ट IUT इंटर यूट्रीन ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें जितना भी हमने पढ़ी ये सब इंटर यूट्रीन इंसेमिनेशन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना। ये हर कोई अफोर्ड, इवन मैं तो बोलूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ आवर कंट्री इज नॉट एबल टू अफोर्ड दिस, है ना। तो कुछ पर्टिकुलर स्टार्ट ही है जो इसको अफोर्ड कर पाएगा इंडिया में। अच्छा, इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड्स, है ना। तो इमोशनल रिलीजियस फैक्टर्स वो तो हर जगह आ ही जाते हैं, है ना। सो फिर द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल दीज प्रोसीजर्स इज टू हैव चिल्ड्रन। In India, we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive the maturity unless taken care of. अब ये भी एक चीज़ होती है कि हमारी इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है, इतनी ज़्यादा गरीबी है, इतने ज़्यादा बच्चे ऑर्फन हैं, इतने ज़्यादा लोगों के पेरेंट्स उनको वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं हॉस्पिटल्स में, स्पेशली फीमेल चाइल्ड। तो इस केस में अगर हम उनको अडॉप्ट कर लेंगे तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, है ना, उनकी लाइफ बन जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है बेसिकली। Our laws permit legal adoption and it is as yet one of the best methods for couples looking for parenthood. लेकिन फिर भी यही बात आती है कि हर कपल चाहता है कि उनका खुद का बेबी हो और अडॉप्ट करना लोग बहुत से लोग अडॉप्ट करते हैं, लेकिन फिर लोग ये चाहते हैं कि अगर उनका खुद का बेबी हो और वो अफोर्ड कर सकते हैं टेक्निक्स को, तो पीपल जनरली चूज दीज टेक्निक्स अब अडॉप्शन इफ दे कैन अफोर्ड, ठीक है। तो ये चैप्टर के बारे में था गाइस। ये चैप्टर बहुत सिंपल था, अब मैंने और सिंपल कर करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। हमने इस चैप्टर का सारा कुछ कवर कर लिया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ आता भी नहीं है। ये रिप्रोडक्शन से अलाइड चैप्टर है ना, और उसी के साथ ही इससे क्वेश्चन जनरली आते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल चैप्टर और हम अपने अच्छे से डिस्कस भी कर लिया है। वो कोई डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ लेना। अब मैं आपका आने वाले कुछ दिनों में मैं आपका नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, है ना। और आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है उसके ऊपर मैं डाल दूंगा। वो बड़ा चैप्टर है, वो चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट भी है, ये वाला तो ईजी था। फॉर यू गाइस नीड टू अप नाउ, हाँ। तो अब आपका जो है हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और इसके क्वेश्चन आप थोड़े प्रैक्टिस कर लेना, या ना मैं ही आपको करवा दूँगा। तो जो है ये जिस चैप्टर के जितने भी मार्क्स हैं ये बहुत ईजी टू स्कोर होते हैं। तो इस चैप्टर में आपके बहुत आराम से फुल मार्क्स आ सकते हैं, चाहे वो नीट हो या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम हो या CUT हो या कोई और एग्जाम हो, ठीक है गाइस। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना। और ऐसे ही आप वीडियोज़ के लिए, एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।